तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.3। 9.3 के पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने उसको हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर भाई देख सकते हो, ठीक है ना। यूट्यूब पर पड़ा है और उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9.3। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है आकृति 9.23 हैया भैया 9.23 आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 अंश, AOB 60 अंश। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक D बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको एक वृत्त दिया है और हमको है 60 अंश, मतलब AOB ये वाला 60 अंश, और हमको BOC ये 30 अंश आपके बुक में दिया है। हमको निकालना है डी वाला, जो हाई वाला कोण नहीं हाई, मतलब ADC। हमको ई कोण निकालना है कि कितने अंश का होगा। ध्यान दीजिएगा, जो बीच में लिखा रहेगा वो कोण रहेगा। जैसे BOC 30 अंश, तो देखिए बीच में O है ना, तो ई दिया है ना, BOC 30 अंश। AOB 60 बीच वाला क्या है, कोण है, ठीक। तो चलिए मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर फिगर बना लिया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं कि भाई हमको दिया क्या क्या है, उसको लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो हमको कोड दिया है कि AOB 60 अंश आपको दिया है ना, तो लिख लो कि भाई दिया है। दिया है क्या दिया है कि कोड AOB कितना अंश, 60 अंश, और कोड BOC ये 30 अंश दिया है। BOC कितना है, 30 अंश, ये हमको दिया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताना तुम लोग, कि जब ये इतना 60 है और ये इतना 30 है, तो भाई दोनों को अगर मिलाएंगे तो 90 आएगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर। तो ये दोनों मिलाकर कौन सा कोड होगा, तो आप कहोगे सर AOC ये वाला कोड होगा। तो हम लिख सकते हैं ना कि जो कोड AOC होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों कोणों के। इन दोनों कोण का है, ये दोनों कोण है, ये ऊपरा वाला है AOB, और प्लस का कोण कौन सा है, BOC। तो कोण AOC कितना आएगा, 90 अंश आना चाहिए। हाँ तो इसका मान कितना है भाई, 60, और इसका मान कितना है भाई, 30। तो कोण AOC बराबर कितना आ गया, 90 अंश। ठीक, ये पता चल गया कि जो AOC मतलब ये बड़ा वाला कोण है कितना आएगा, 90। अब हमको निकालना है, अब देखो यहाँ पर ई वाला कोण निकालना है, और ये वाला कोण हमको पता है कितना है, 90। तो ध्यान देना कि जब केंद्र पर 90 बन रहा है तो परिधि पर उसका आधा बनेगा, मतलब यहाँ 90 बना तो यहाँ पर कितना बनेगा, 45, ठीक है ना। याद कर लोगे ना कि परिधि पर अगर केंद्र पर कितना बनेगा, 90, तो परिधि पर उसका आधा, मतलब 90 का आधा यहाँ पर कितना बनेगा, 45, मतलब ADC आएगा 45। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो अब लिखने का तरीका क्या है कि भाई हमको निकालना है कोण ADC। तो ADC कैसे निकलेगा, ADC इस कोण का आधा होगा, मतलब AOC का आधा होगा, मतलब ये 90 है तो 90 का आधा 45। तो आधा किसका होगा, 1/2 आधा होगा किसका, कोण AOC का, AOC का। तो कोण ADC बराबर 1/2, AOC का मान कितना है भाई, 90, तो 2 से काटो 45 ना। तो A कोण ADC बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। यही आंसर। कौन दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत भाई, आसान क्वेश्चन था एकदम, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि भाई किसी वृत्त के एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब एक वृत्त की जो जीवा है वो त्रिज्या के क्या है, बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए।
तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो मैं अब यहाँ आपको बताऊंगा कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर थोड़ा सा बना लूं। देखिए भाई, ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है। अब इसमें बोला है कि एक जीवा है जो आपकी त्रिज्या के क्या है, बराबर है। मतलब भाई वाली जो जीवा है ना, इस वाली त्रिज्या के और इस वाली त्रिज्या के क्या है, बराबर है। मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप मुझे बताना, जब ये तीनों आपस में बराबर है तो ये एक समबाहु त्रिभुज हुआ। तो आप कहोगे हाँ सर हुआ। अब इसमें हमको जो लघु चाप और दीर्घ चाप द्वारा जो कोण बनता है उसको हमको दिखाना है कि कितने अंश के होंगे। तो इस वाली जो जीवा है इससे लघु चाप यहाँ पर बनेगा नीचे। तो इसको क्या करो, इसको यहाँ से आप ऐसे मिलाओ। यह लघु चाप, लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा, मतलब ये छोटा चाप है। और इसी जीवा से दीर्घ चाप, दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब बड़ा कहाँ जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है ना, इधर जाएगा ऊपर आपका, ठीक है ना। इससे ये आपका क्या है, तो ये है आपका दीर्घ चाप, बड़ा वाला। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये लघु चाप का कोण है, कितने अंश का बनेगा आपको बताना है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा आई दीर्घ चाप का कोण है, वो कितने अंश का बनेगा आपको बताना है। ठीक ठीक। अब देखो, यह दो चीज आपको बताना है, कोई कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आपको पता है इसमें देखो त्रिभुज ए ओ बी में इसमें ये तीनों भुजा बराबर है तो एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो लिख दो। तो हम क्या लिखेंगे कि जो जीवा है, जीवा ए बी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के क्या है, बराबर है। जब ये त्रिज्या के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं ना कि जो ए बी होगा किसके बराबर होगा, ए ओ, और किसके बराबर होगा, बी ओ के। मतलब ये तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आप कहोगे हाँ सर बराबर हो जाएगी। तो जब बराबर हो जाएगी तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। कितना है, समबाहु त्रिभुज है। और आप लोग भाई जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 का। मतलब ई कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। ये कितने का हो गया, 60 अंश। ये भी कितने हो गया, 60। तो जो ए ओ बी वो कितने का है, 60 अंश का। तो लिखेंगे कोण, कोण ए ओ बी वो कितना अंश का है, 60 अंश का। क्यों, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, यहाँ से हमको यह बात पता चला। अब ध्यान दो मेरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, हमको ये ऊपर का कोण बताना है तो केंद्र में भी ऊपर वाला कोण देखेंगे। तो केंद्र में देखो ऊपर कोण यह है, इसमें नीचे का कोण बताना है तो केंद्र में नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ कोण कौन बनेगा, ये ऊपर वाला। तो अभी ऊपर वाला हमको पता नहीं है, लेकिन हमको नीचे वाला पता है। तो देखो इधर वाला, अगर हमको ये बताना है तो नीचे वाला देखेंगे। तो केंद्र पर जो नीचे वाला कोण है वो कितने का है, 60 का। तो आपको पता है कि केंद्र पर जितना कोण बनता है परिधि पर उसका आधा बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 30 अंश का। तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, हमको निकालना है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं क्यू और इसका नाम दे देते हैं पी। मतलब हमको ए क्यू बी अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कोण ए क्यू बी। तो ऊ किसका आधा होगा, 1/2 आधा हो जाएगा आपका ए ओ बी का, कोण ए ओ बी का, यह ना जी। तो आप कहोगे हाँ सर, कोण ए क्यू बी बराबर 1/2, ए ओ बी का मान 60 है। तो बस इसको काट दो भाई। तो कोण ए क्यू बी बराबर कितना अंश, 30 अंश। मिल गया पहला, ये दीर्घ चाप हमने निकाल लिया। ए क्यू बी है कितना है, 30 अंश, ये निकल गया। अब लघु चाप ये निकलना है। अब देखो इसका मुंह नीचे की तरफ है तो नीचे वाला देखेंगे, इसका भी मुंह नीचे की तरफ है केंद्र पर। तो केंद्र पर लेकिन ये वाला कोण हमको नहीं पता, अगर ई वाला पता चल जाए
तो इसका आधा यहाँ पर होगा, ये हमको पता है ना। तो निकालेंगे कैसे, देखो मेरी बात ध्यान से। अगर ई इतना और ये नीचे का जोड़ दें तो पूरा 360 का आएगा, और नीचे 60 का बन गया तो ऊपर कितने का बनेगा, तो सर कहोगे 300 का बनेगा, क्योंकि टोटल तो 360 का बनेगा। और जब 60 का तो यह बन गया तो बचा 300, तो 300 का वो बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, टोटल ये पूरा मिलाकर 360 का बनेगा, ई 60 का बन गया तो बचा 300 ना। तो निकालेंगे कैसे उसको, तो लिखेंगे कोड ए ओ बी का, लिखेंगे कोड ए ओ बी, ठीक है ना। अब पहले ये निकाल लेते हैं, फिर इसका आधा कर देंगे तो आपका नीचे वाला मिल जाएगा। तो लिखेंगे भाई प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 से ज्यादा हो। तो ए ओ बी कैसे निकलेगा, तो 360 में से ये वाला 60 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 300 आएगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब ये ऊपर वाला कितना है 300 अंश का। अब बस ये इसका देखो, ये वाला भी इसका मुंह ऊपर है, इसका भी मुंह ऊपर है, तो केंद्र पर ये बनाया 300 का, तो परिधि पर यहाँ पर कितना बनेगा, इसका 150 का बनेगा। आप कहोगे सर केंद्र पर 300 है तो परिधि पे इसका आधा बनता है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 150 का, बस उसी को लिख दो। अब लिखेंगे कैसे, हमको निकालना है ए पी बी, ये वाला कोण। तो लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर 1/2 गुणे के प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कौन सा कोण, ए ओ बी, कोण ए ओ बी। यहाँ पर कोण ए पी बी बराबर 1/2, ए ओ बी का मान कितना है 300, तो 2 से काटो 150 अंश, तो कोण ए पी बी बराबर 150 अंश, यह आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में, आकृति 9.24, 9.24 है भैया आकृति, ठीक है ना। बोला है कि कोण पी क्यू आर 100 है, मतलब हाई वाला जो कोण क्यू है वो का है 100 है, ठीक है। पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण ओ पी आर, ओ पी आर मतलब ये वाला जो कोण बीच में थोड़ा सा नहीं बन रहा है उसको बताना है हमको। तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो भाई ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, कि हमको यहाँ पर ये वाला कोण का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर कितने अंक का कोण बना 100 का, अब इसका मुंह ऊपर है, तो ऊपर वाला कोण देखेंगे केंद्र पर, तो केंद्र पर ऊपर वाला कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर ना। तो मेरे भाई मुझे ये बताना कि जब ई 100 है, ये कितना है 100 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 50 का, कितना बनेगा 50 का। परिधि पर जितना कोण बने, सॉरी यहाँ पर अगर कितना है 100 है तो यहाँ पर कितना बनेगा 200 का बनेगा ना, क्योंकि देखो केंद्र पर जितना बनेगा उसका आधा यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ 200 का बनता यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बनता 100 का, तो यहाँ पर जब 100 का बना तो यहाँ पर 200 का बनेगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर बनेगा। तो बस वही लिखना है, ठीक है ना। देखो ध्यान देना कि परिधि पर जितना बनेगा केंद्र पर उसका दोगुना बनेगा, मतलब यहाँ पर 100 तो यहाँ पर 200 बन जाएगा, ठीक है ना। तो निकालो, तो हमको निकालना है कौन सा पहले कोण, कोण पी ओ आर ना। तो निकालेंगे कोण पी ओ आर, पी ओ आर कैसे निकलेगा, कोण हमारा पी ओ आर कैसे निकलेगा, देखो पी ओ आर ये कैसे निकलेगा, प्रतिवर्ती कोण लिख लो। प्रतिवर्ती का मतलब 200 मतलब 180 से ज्यादा जो होता है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण ना। तो आप लिख लेना प्रतिवर्ती कोण पी ओ आर। तो ये दोगुना है, किसका दोगुना है भैया, पी क्यू आर का, तो लिखेंगे कोण
PQR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे इसका मान 100 है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण POR बराबर प्रतिवर्तीय कोण POR बराबर 200 अंश। यह ना जी, मतलब ये नीचे वाला हमारा कितना आ गया भैया, 200 अंश का। ये हमने सिद्ध कर दिया कि नीचे, मतलब ये हमने पता कर लिया कि नीचे वाला 200 का है। अब अभी ऊपर वाला निकालते हैं। हाँ, ये ऊपर वाला कितने का है, तो मुझे बताना कि ये पूरा को मिलाएंगे तो बनेगा 360। अब ये इतना 200 का, तो ऊपर बचा कितना, तो आप कहोगे सर 150 का। टोटल 360 का बनता है, 200 का जब यह बन गया तो बचा कितना, एक 150 बचा ना, मतलब 160 है ना बच्चा। तो ऊपर वाला 160 का बनेगा, तो निकालेंगे कैसे, कोण POR। अब देखो इसको नहीं लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, क्यों, क्योंकि ये आपका 180 से कम में आएगा, ठीक है ना। 180 से ज्यादा रहेगा तब लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 360 में से हमको घटाना है प्रतिवर्तीय कोण POR, ई वाला घटा देना है, ये जो हमने निकाला है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण POR बराबर 360 माइनस इसका मान हमने निकाला 200, तो कोण POR बराबर कितना हो जाएगा, 160 अंश। अब कोई कमेंट करके ये नहीं बोल देगा कि सर आप दो दो बार POR का मान निकाल रहे हो। भाई एक ही POR नीचे का है, हाई जो है ना ऊपर का है ना। तो कमेंट में मत बोल देना कि POR 2 बार का ही निकाले, ठीक है ना। तो मतलब ऊपर और नीचे दोनों का हमको पता होना चाहिए, ठीक। अब निकाल दिया। अब देखो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर इधर बनाऊं तो ये देखो ऐसे कुछ त्रिभुज बना है, ये आपका ऐसे कुछ बना है, ऐसे ये जो बना है ना POR, ये ऐसे बना है, ठीक है ना। अब ये अंदर का एक का मान आपको पता है, इसका मान आप कितना दिया है, 160 अंश। कितना है, 160 अंश आपको पता चल गया है। तो आपको इसका और इसका दोनों का मान आपको निकालना है, मतलब आपको इसका मान निकालना था। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें, इसी वाले में OPR में। यहाँ पर मैं अलग से बना दिया हूँ, देखो इसमें, ठीक है ना। OPR में इसमें क्या हो जाएगा, OPR में क्या हो जाएगा कि भाई जो OP है वो OR के क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है ना, अगर ध्यान से देखो, ये केंद्र है, ये परिधि है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। यो केंद्र है, यो का है परिधि है, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये रेडियस दोनों आपस में बराबर होंगे इसका। तो हम लिखेंगे कि जो OP है वो OR के का है, बराबर है, में OP OR के बराबर है, काहे, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त ना की त्रिज्या। कोनो दिक्कत भाई, नहीं, एकदम समझा समझा के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोनो दिक्कत होगा तो बताना, ठीक। अब जब ये बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ना कि देखो, एक आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में भाई दो भुजा अगर बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इससे बनने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको पता है, मतलब अगर ये भुजा आपस में बराबर है तो इससे जो कोण बनते हैं ना वो भी आपस में बराबर है, मतलब कोण P कोण R के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे जो कोण P होगा, P को क्या लिखेंगे, OPR। तो कोण OPR वो बराबर किसके होगा, R के, तो R को लिखेंगे ORP। क्या लिखेंगे, ORP या OPR, O या PRO ना, या आप किसको, इसको लिख दिए OPR। अब ORP लिखेंगे,
कोड ओ आर पी, ये आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान, यहाँ पर लिख दो काहे होता है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं? पता चल गया, मतलब ई वाला कोण इसके बराबर है, ये हमको पता चला। अब देखो, तो जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ सर 180 आना चाहिए, तो लिखो भाई। तो हम लिखेंगे कोण, कौन सा पहले लेते हैं? कोण कौन सा लें? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है OPR, तो OPR पहले लेते हैं। कोण OPR, OPR मतलब ई वाला हमने कोण लिया है, ई वाला कोण ले लिया। अब कौन सा लें? ORP, ई वाला ले लो, तो कोण ORP, कोण ORP। अब कौन सा लें? ये वाला ले लें, ये वाला। अब ये वाला लेते हैं, मतलब कोण POR ना, तो कोण POR, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 अंश। काहे? काहे कि त्रिभुज है ना, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो, या तो आप कोण P, कोण R, कोण O बराबर 180 भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर कोण OPR प्लस कोण ORP इसको देखो, जो ORP है यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, तो ORP की जगह आप OPR भी लिख सकते हो, भाई जहाँ ORP है वहाँ OPR लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पर मैं इसकी जगह OPR लिख देता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इसके क्या बराबर है, तो लिख सकते हो। अब POR का मान आपने निकाला है 160, तो यहाँ पे 160 रख दो, बराबर 180, कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ से कोण देखो, OPR दो ठे कोण OPR, तो लिख दो 2 कोण OPR बराबर कितना? 180, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 160, ठीक है ना। तो 2 कोण OPR बराबर कितना हो जाएगा? 20, 2 से काट दो, कितना आ गया? 10। तो लिखेंगे कोण OPR बराबर कितना? 10, यही आंसर। कोनो दिक्कत भाई? परेशानी होगा तो बोल देना, ठीक है ना। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति में ABC 69, ये वाला 69 दिया है, ACB 31 दिया है, तो BDC ज्ञात कीजिए। डी हाई वाला कोड, यह वाला कोड निकालना है ना, हाई वाला BDC। तो चलिए फिगर बना लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तो ये हम लोगों ने फिगर बना लिया है, और हमको दिखाना क्या है कि भैया ये कोड D का मान हमको निकालना है। किसका मान? D का मान, ठीक है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना तुम लोग। देखो, ये क्या आ गया जी, इसको हटाओ। देखो, हमको ये D निकालना है। अब देखो E का है, तो आप कहोगे सर ये परिधि है, तो एक परिधि से, इसी परिधि से इहो वाला कोण बना है और इहो वाला कोण बना है कि नहीं? ये जीवा है ना, एक ही जीवा से, इसका है जीवा है, तो एक ही जीवा से अगर हम परिधि पर कोण बनाते हैं तो वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। मतलब एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है? बराबर में होता है। कहने का मतलब है कि हई जो जीवा है ना, इसी से आपका ई जो कोण बना है, दोनों ई का होंगे? बराबर। मतलब ई वाला कोण जो ए है वो कोण डी के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ई एक भुजा मतलब एक जीवा से बना है, इसलिए क्या होगा? बराबर होगा। एक ही जीवा से बने परिधि के कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब कोण ए कोण डी के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, कि जो कोण बी, हट जाना इतने, हट जाओ जी, कोण बी AC बराबर होगा कोण किसके?
बी डी सी के ना, कोण बी डी सी के कहाँ से, इसका कारण क्या है, तो एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बना कोण, तो लिख लो एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बना कोण। कोनो दिक्कत ना दिक्कत। अब आगे देखो, अब लेते हैं त्रिभुज एबीसी में। एबीसी कौन है, ए बी सी ये वाला, ठीक है ना। ई 69 ई 31, तो हाई वाला निकालना है, तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो। तो आप लिखोगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना अंश, तो लिखोगे 180 अंश। तो कोण ए का मान तो के ना पता है, प्लस कोण बी का मान पता है तो 69, सी का भी मान पता है 31 ना, और किसी का मान नहीं पता है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण ए बराबर ए प्लस 69 31 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आपका आएगा 100 बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 अंश, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश। बस ये आंसर, ठीक है ना। तो ए का मान जब 80 आ गया तो डी का मान भी तो 80 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो कोण ए है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, इसी को बराबर 80 अंश। तो जो बी ए सी है वो कोण बी डी सी के बराबर है, तो कोण बी डी सी भी क्या होगा 80 अंश। बस ये आंसर, यह निकालना था। कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या बोला है। देखिए बोला है कि आकृति 9.26 हैया है 9.26 में एक वृत्त पर ए बी सी डी चार बिंदु हैं। ए सी बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण बी ई सी 130, मतलब यहाँ पर 130 बी ई सी 130 तथा ई सी डी 20, ई सी डी यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। बी ए सी हैया वाला यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, यह क्या करना है बताना है। तो चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, फिर इसको बताता हूँ मैं आपको। तो भाई ये हम लोगों का फिगर बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा हम लोगों का 5 है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें निकालना क्या हमको, निकालना है ये वाला कोण, ये वाला याद रखना है, ये वाला कोण क्या करना है, निकालना है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 30 एक तो 30 का कोण बना हाई वाला इतना, तो अगर मैं भाई पूरा ले लूं तब नहीं पता है कितने का बनेगा। तो आप एक बात जानते हो कि एक पूरी सीधी रेखा है, तो एक पूरी सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है कि नहीं। मतलब ये वाला, ये कौन सा कोण हो गया, कोण बी ई सी, ये वाला कोण, और कौन सा कोण सी ई डी, ये दोनों कोण मिलाकर 180 के होंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, आपको पता है। तो लिख लो बस, क्या लिखोगे, बी डी एक सरल रेखा है। क्या है भाई, सरल रेखा। तो जब सरल रेखा है तो भाई इसलिए क्या हो जाएगा कि जो कोण है आपका, कौन सा कोण, कोण ए ई सी ना, कोण ए ई सी प्लस कोण कौन सा, ये वाला इतना छोटा वाला कौन सा कोण है, कोण सी ई डी, कोण सी ई डी, ये दोनों मिलाकर 180 के हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे कि नहीं। तो कहोगे हाँ सर हो जाएंगे, कहाँ से, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब सीधी रेखा ना। अब इसका मान 130 यहाँ पर दिया गया है, तो इसे यहाँ पर 130 रखो। इसका मान निकालना है, सी ई डी बराबर 180। तो यहाँ से कोण सी ई डी
बराबर 180 माइनस का कितना 130, तो कोड CED बराबर कितना भाई 50 मतलब ये हमारा 50 का निकल गया। मतलब यहाँ पर कितने अंक का कोड बनेगा 50 का। तो अब ध्यान से देखो, अगर इस वाले त्रिभुज को मैं यहाँ पर बना दूं, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बना रहा हूँ ना, ई है, डी है, और का है सी है, ई 50 है, ई कितना है 50, ई कितना है 20, तो हाई तो निकाल ही सकते हैं ना, तीनों को जोड़कर 180 को बराबर कर देंगे, फिर हाई वाला निकल जाएगा। मतलब 50 30 कितना हो जाएगा 70, 180 में से 70 घटा देंगे 110 निकल जाएगा, मतलब ई वाला 110 होगा। तो बस उसी को निकाल दो, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज इसमें EDC में, EDC में इसमें भी इसको ही हम थोड़ा सा बाहर निकाल के बनाएं, क्योंकि आपको समझ में आए ना। त्रिभुज EDC में, EDC में क्या होगा कि कोड EDC ये तीनों मिलाकर 180 के होंगे, होंगे ना भाई। अब ध्यान से मेरी बात देखना तुम लोग, यहां से आपका क्या हो जाएगा कोड, देखो ई कितने का है, तो ई 150 का है, तो लिखोगे कोड ई। अब कोड ई को कोड CED भी आप लिख सकते हो ना, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोड ई प्लस कोड डी प्लस कोड सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश ना। अब कोड ई का मान देखो ये निकाला है कितना 50, प्लस कोड डी का मान देखो नहीं पता है, सी का मान पता है कितना 20, तो कोड डी का मान नहीं पता है, कोड सी का मान 20 है, 20 रखो बराबर कितना 180, तो कोड डी प्लस 50 20 70 बराबर 180, कोड डी 180 माइनस 70, तो कोड डी बराबर कितना 110, ठीक है ना। तो कोड डी, तो कोड डी बराबर कितना आ गया 110। देखो कोड डी को हम क्या लिखते हैं EDC, इसको इसी को हम लिख सकते हैं कोड EDC बराबर कितना 110 अंक, ठीक है ना, कोनो दिक्कत ना हो एक चाहिए, ठीक। अब देखा, अब हमें मतलब ई कितना आ गया, ये आ गया 110, कितना है 110। तो मुझे एक बात बताना भाई, ई का है, तो आप सर कहोगे ई क्या है, ये आपका जीवा, इसी जीवा से वृत्त की परिधि पर यहाँ भी कोण बना है और यहाँ भी, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। एक ही वृत्तखंड द्वारा बना कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा चाप पर बना कोण, या तो ऐसे बोलो कि एक ही जीवा द्वारा, कहा जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब ई वाला इसके बराबर होगा, कोड ए कोड डी के क्या होगा बराबर, तो ई 110 तो यू 110 होगा, तो लिख लो। क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि कोड जो कोड है हमारा कौन सा कोड, कोड BAD बराबर होगा कोड BDC के, सॉरी BDC के ना। क्या लिखोगे, कारण क्या भैया इसका, तो एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होते हैं, कोनो दिक्कत, ठीक है ना। तो जब ये वाला इसके बराबर हो गया तो हाई वाला कोड देखो, अब जब ई 110 है, कोड BDC 110 है, तो देखो जो EDC हमने लिखा है ना, इसको हम कोड BDC भी लिख सकते हैं,
बी डी सी यो कितना है 110 तक होगा, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो जब बी डी सी बी ए डी के बराबर है तो यो कितना हो जाएगा 110, तो अतः कोण बी ए डी बराबर कितना 110, यह क्या हो जाएगा आंसर। कौनो दिक्कत भाई यहाँ तक? नहीं दिक्कत, हो गया क्वेश्चन हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है पता है ना? नहीं पता है, चलो आगे बताऊंगा। जिस चक्री चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि कौन वृत्त है उसके अंदर आपको चतुर्भुज बनाना है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी 70 और बी ए सी 30 तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो ई सी डी ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है। तो क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले चक्री। कैसे बनेगा, वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर चक्री चतुर्भुज बना लिया भाई। आपको वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना लेना है, ठीक है। फिर उसको अगर हम विकर्ण को जब मिलाते हैं ना तो बिंदु ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ये आपका बुक बोला है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए उसके बाद बोला है कि यदि डीबीसी 70 हो, इसमें डीबीसी का है, डी है, बी है, ई का है, सी है, मतलब ई वाला कोण हमको कितना दिया 70, डी बी सी मतलब इधर का, इसके अंदर का ये वाला, ये कितना दिया 70 अंश ना। और हमको क्या दिया था, और दिया था भाई कि बी ए सी 30, बी ए सी बी ए सी ये वाला कोण कितना है 30, ये वाला कितना भाई, ये वाला है 30 अंश ना। ये वाला कितना दिया था 30 अंश। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी मतलब ये पूरा निकालना है, ये पूरा कितने का होगा, ठीक है ना। और फिर पुनः अगर ए बी बी सी के बराबर हो तो ई सी डी ई सी और डी ये आधा निकलना है इसका। पहले पूरा निकाल देंगे तो आधा निकल ही जाएगा। तो चलो लगाते हैं, सबसे पहले ई वाला कोड निकालते हैं, मेन फोकस इसी पर रहेगा। पहले कोड सी निकालना है ना, यह ध्यान देना आपको। तो चलिए भाई, ये हम लोगों का फिगर है, स्टार्ट करते हैं निकालना। अब हमको क्या पता है, देखो अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो कोड हमारा, इसमें जो कोड ये डी बी सी कहाँ है, डी डी बी सी ये वाला कोड, और डी ए सी डी ए सी ये वाला कोड आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर बराबर होगा, क्यों, क्योंकि देखो एक ही जीवा द्वारा एक परिधि पर बना कोड है कि नहीं। तो हाई वाला कोड इसके क्या होगा, बराबर होगा, पता है ना। देखो ई जीवा है और इसी जीवा से ई दोनों कोड बने हैं, तो ई जीवा है, तो जब जीवा से परिधि पे कोनो कोड बनता है तो दोनों कोड आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मतलब ई वाला कोड इसके क्या है, बराबर है। तो बस इसी का नाम लिख दो, डीबीसी कोड क्या हो जाएगा, कोड डीबीसी वो बराबर किसके होगा, कोड डीएसी के, कोड डीएसी ना। क्या लिखोगे, एक ही जीवा द्वारा परिधि पे बना कोड बराबर होता है, लिख देना, ठीक है ना। तो ई 70 है, ई कितना है 70 है, तो जब 70 है तो ई जो कोड डी ए सी होगा वो कितना होगा 70, मतलब जो कोड डी ए सी होगा वो कितना हो जाएगा 70 अंश का, बस मतलब ई भी कितना हो गया 70, पता चल गया। अभी दोनों मिलाकर 90 हो जाएंगे, यो पता होगा, सॉरी 70 30 100 का, मतलब ये दोनों मिलाकर 100 के होंगे। तो अगर कोड ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे कोड ए, तो बस हम क्या करेंगे 70 में वो 30 का करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 अंश। तो कोड ए बराबर कितना निकल गया भैया 100 अंश, ठीक है ना। ये अब आप क्या जानते हो कि भाई अगर चक्री चतुर्भुज है
तो उसके है जो आमने सामने इन दोनों कोणों का योग ना 180 अंश होता है। मतलब कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश होगा। ये हम जानते हैं, तो लिखेंगे कि कोण ए और प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 अंश। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण ना, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है ना। तो ए का मान तो हमको पता है कि 100 अंश है, प्लस सी का मान ना पता हो, तो यहाँ से हो गया 180। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 और माइनस का 100 ना, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 80 अंश। यहाँ से क्या निकला, कोण सी। तो कोण सी कितना निकल गया, 80। मतलब ये जो पूरा है ये पूरा 80 अंश है। कितना है, 80। अब देखो, अब लिखते हैं त्रिभुज किसमें भाई, ए बी सी में, इधर वाले में, ठीक है ना। अगर मैं इसको बनाऊं, इसको ए बी सी को बनाऊं तो कुछ है इस टाइप का बनेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे बनेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मान 30 है, इसका मान 70 दिया है, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बस दोनों को जोड़कर 180 में घटा देंगे, तो 70 30 कितना होता है, 100। ऐसे निकालें? नहीं, ऐसे नहीं निकालते, एक और तरीका है, चलो उससे निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी में लेंगे, त्रिभुज एबीसी में देखो कैसे निकालता हूं मैं। अब एबीसी में देखो ध्यान से, अगर त्रिभुज एबीसी में देखा जाए तो जो ए बी होगा, ई वाला ए बी, वो बी सी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ए बी भुजा बी सी के क्या है, बराबर। अब ये हम ना कहते, ये आपका बुक कर रहा है, देखो यहाँ पर। अब एक ही निकालने के बाद ए बी बराबर बी सी आपके बुक में बोला था ना, ये बोल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तो मैं त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखूंगा कि जो हमारा ए बी है वो बी सी के क्या है, बराबर है। कहाँ से भैया, तो दिया है ना। तो जब ए बी ई वाला भुजा इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इससे बनने वाले कोण भी तो बराबर होंगे। देखो, अगर ई और ई दोनों बराबर है तो इससे और इससे बनने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर होगा, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात ध्यान से भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो कोण हमारा होगा, कोण कौन सा कोण, बी सी ए। देखो बी सी ए मतलब भाई वाला कोण, ई छोटका वाला मतलब ई वाला, बी सी ए कोण जो बी सी ए होगा वो बराबर होगा किसके, कोण बी ए सी के, बी ए सी के। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इससे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो हाई 30 का है तो हाई 30 का होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 30 का बना तो यहाँ पर 30 का बनना चाहिए, क्योंकि दोनों कोण बराबर होने चाहिए। क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश ना। क्यों? क्योंकि ये 30 है, हो जाएगा ना 30। तो हो जाएगा 30 भैया। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अब जब हमको ई वाला कोण मिल गया 30, कितना 30, अब भाई जो छोटका हो तो 30 हो। अब पूरा बड़का मिलाकर, ये पूरा 80 हो, और हाई 30 हो, तो हाई कितना हो, तो कहबा ना 85। कैसे? ये बड़का में से छोटका वाले का घटा दा, निकल जाई बस। तो निकालना क्या है, कोण, कोण हमको कौन सा निकालना है, ई सी डी। कौन सा निकालना है, ई सी डी। आपके बुक में दिया था निकालने के लिए, यहाँ पर देख लीजिए। देखो यहाँ पर बोला है ना, कोण ई सी डी,
यहाँ पर यह निकालना है, तो बोला था उसको लिख लो। कैसे निकालोगे? तो कोड सी में से, कोड सी बड़ा वाला आपका है, हाई वाला 80 पूरा था, आपको पता है कोड सी कितना था, 80 था। तो कोड सी में से छोटा वाला कोड मतलब कोड बी सी ए है, ये जो 30 निकाले हो उसी के क्या कर दो, घटा दो। ठीक है ना? कौन सा घटाना है? बी सी और ई वाला, इसको ई भी लिख सकते हो। तो कोड माइनस करना है बी, कोड बी सी ई ना, यहाँ से कोई आ जाएगा कोड ई सी डी बराबर, कोड सी का मान कितना है 80, इसका मान है यह 30 निकाला है आपने। कोड ई सी डी बराबर कितना हो गया 50। बताइए आंसर। कौन दिक्कत भाई? परेशानी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, हो गया आराम से क्वेश्चन। ठीक है ना? कौन दिक्कत होगा कमेंट करना तुरंत। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक चक्री चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो आसान क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले चक्री चतुर्भुज को हम थोड़ा सा बना, देखिए हम लोगों ने चक्री चतुर्भुज बना लिया है और हमको दिखाना है कि यह क्या है भाई, यह एक आयत है। ठीक है ना? ABCD क्या है? एक आयत है, ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो आयत में क्या होता है कि आयत में आमने सामने के भुजा बराबर और एक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का? 90। तो हमारा मेन टारगेट है कि प्रत्येक कोण हमको क्या दिखाना है, 90 अंश का। ठीक है ना? हमको प्रत्येक कोण क्या दिखाना है, 90 अंश का। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। देखिए लिखेंगे का कि भाई ABCD, लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना? जिसके विकर्ण कितना दिया है, AC, जिसके विकर्ण AC व BD है ना, AC व BD ना, AC BD वृत्त के क्या है, व्यास है। क्योंकि केंद्र से होकर जाता है तो व्यास हुआ, व्यास है बस। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। अब देखो, देखो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इस वाले कोड में देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ADC, तो देखोगे तो ये आधा वृत्त है ना। तो लिखोगे कोड ADC में ये का है, ये आधा वृत्त है ADC, ये पूरा इधर का आधा वृत्त हुआ कि नहीं। देखो ADC आधा वृत्त है ना, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण 90 अंश का होता है। तो ADC बराबर कितना हो गया, 90। ADC का मतलब कोण A, सॉरी कोण D, ई वाला, ये कितना हो गया 90। तो क्या लिखोगे, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्ध वृत्त में बना कोण। तो कोण डी बराबर 90, ये हमको पता चल गया। ऐसा ही आप ना कोण बी बराबर भी 90 लिखोगे। कोण बी बराबर भी कितना अंश, 90। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण का, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना कोण। यहाँ पर कोण बी के लिए इधर वाला आधा हिस्सा, यहाँ से पूरा ABC, त्रिभुज ABC में जो कोण ई है, ये बी है, अर्धवृत्त में बना है ना, तो कितना हो जाएगा 90 का। ऐसा ही कोण सी, ऐसा ही सब हो जाएंगे, कोण सी भी 90, कोण डी भी 90। तो कोण सी 90 अंश का हो जाएगा अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है ना? तो कोण डी बराबर भी कितना, 90 अंश। कैसे? तो अर्धवृत्त में बना कोण आपका। ठीक है ना? कोनो दिक्कत? अब देखो,
तो हमको क्या पता चला कि कोण ए बी सी सब 90 आ गए। तो हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज लिखेंगे, चतुर्भुज एबीसीडी में। एबीसीडी में क्या हो जाएगा कि जो कोण ए है वो बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। क्यों? क्योंकि सब 90 के हैं। क्योंकि सब 90 के हैं तो सब आपस में क्या हो गए? बराबर। तो जब सब 90 के हो गए तो अतः ई का एक आयत है, अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। बस यह लाना था आंसर। और दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। असमांतर भुजाएं का मतलब समलंब क्या होता है? उसमें एक भुजा दूसरे भुजा के एक के समांतर होता है, एक के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें दे दिया है बराबर। तो हमको एक समलंब चतुर्भुज पहले बना लेना है, फिर दिखाना है कि वह एक क्या है? वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए हमने ये चक्रीय चतुर्भुज बना लिया है। इसमें क्या होता है कि इसमें ई वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली इस भुजा इसके मतलब ये वाली जो भुजा होती है ना इसके समांतर होती है। ये वाली भुजा इसके क्या होती है? समांतर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपके बुक में दिया है कि हो सकती है। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है? समांतर है। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक समलंब है, तो उसको लिख लेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें जिसमें जो ए बी है वो सी डी के क्या है? समांतर है। जो ए बी भुजा है वो सी डी के क्या है? समांतर है। और हमको दिया है कि जो ए डी है वो बी सी के क्या है? बराबर है। ए डी बी सी के क्या है? बराबर हमको दिया गया है। ठीक है ना? तो अब करते हैं रचना थोड़ा सा। क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पर इससे एक लंब खींचते हैं, यहाँ पर इससे एक लंब खींचते हैं, को यहाँ से भी एक क्या करते हैं? लंब खींच देते हैं। तो हमने लंब खींच दिया। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम यम और इसका नाम यन दे देते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे कि भाई जो ए एम है वो सी डी पर लंब है, तो लिखेंगे ए एम लंब है किस पे? सी डी पर। और क्या है? और जो हमारा बी एन है वो भी लंब है किस पे? सी डी पर। ठीक है ना? तो अब क्या करना है? त्रिभुज। अब भाई जो त्रिभुज बना है और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमको दिखाना है सर्वांगसम। क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम डी, त्रिभुज ए एम डी व त्रिभुज बी एन सी में, बी एन सी में क्या हो जाएगा कि जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है। ये तो हमको दिया था पहले ही से, दिया था कि ना? तो आप कहोगे हाँ सर दिया था कि हाई वाली भुजा इसके क्या है? बराबर है। और हमको क्या दिया है कि यहाँ पर भाई लंब है तो ये कोण बनाएगा कितने अंश का? 90 90 का। कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 का। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो कोण है ये सब 90 का होगा ना। तो हम लिखेंगे क्या कि जो कोण हमारा है ए एम डी, कोण ए एम डी बराबर होगा कोण बी एन सी के। कहाँ से? 90 अंश समकोण आप लिख सकते हो। ठीक है ना? ये और क्या हो जाएगा? और जो हमारा एम है वो क्या होगा? बी एम के बराबर होगा। अब काहे बराबर होगा? देखो, काहे की समांतर रेखाओं के बीच का खींचा गया लंब। ई क्या है? आपका समांतर रेखा है ना। जैसे मान लो कि ये समांतर रेखा है, तो अगर इस बीच में कोई रेखा खींचते हो ना तो ये आपस में क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ई वाली रेखा इसके क्या होती है? बराबर। मतलब जो ए एम होगा वो बी एन के क्या होगा? बराबर होगा।
एम, यहाँ पर बी एन लिखना है भाई, एन है, कहा एन है, एम जो होगा वो बी एन के क्या होगा बराबर, कहाँ से, तो लिखोगे समांतर रेखाओं के बीच खींचा गया लंब, समांतर रेखाओं के बीच खींचा गया लंब, ठीक है, आपस में क्या होता है बराबर। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम एक 90 अंश से हुआ और साइड से, तो लिखेंगे राइट हैंड, मतलब RHS नियम से सर्वांगसम हो गया ना, RHS नियम से जो हमारा त्रिभुज AMD है वो सर्वांगसम है त्रिभुज BNC के, ठीक है ना। तो जब सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं ना कि जो कोण D है वो C के क्या है बराबर है, मतलब कोण C कोण D के क्या है बराबर है, कहाँ से भैया, CPCT नियम से, कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं और उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते ही पता है, ठीक है ना। AB जो है उस CD के क्या है समांतर है, और जो AD है वो एक का है तिर्यक रेखा है। अतः अब देखो हम क्या लिख सकते हैं कि ABCD के का है समांतर है, तो ई तो पता है, तो लिखोगे कि भैया जो AB वाला रेखा है ना उस CD के क्या है समांतर है, और तो जब ये दोनों रेखाएं समांतर है ऐसे ऐसे खींचा गया है, इसको काटा है AD, मतलब AD तिर्यक रेखा है, तो लिखोगे AD एक तिर्यक रेखा है, AD क्या है एक तिर्यक रेखा है। अतः तो इसके एक और जो कोण बनता है वो कितने का होता है 180 अंश का। अतः जो कोण ए होगा ई और कोण डी वो कितने अंश का हो जाएगा आपका 180 का ना, तो कोण ए लौक रहा है ना भाई, हाँ, तो कोण डी ये दोनों कितना हो जाएगा 180 अंश का, क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है, हम जानते हैं, तो यहाँ पर लिख दो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल ना कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना है 180 अंश। अब देखो अब हमने क्या लिया दिया कि कोण ए और कोण डी इसका योगफल कितना आ गया 180 अंश, अतः हम लिख सकते हैं कि ABCD, तो यहाँ पर लिख देना कि अतः भैया अतः जो ABCD है एक का है चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, बस हो गया, कौन दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत। तो ये हो गया, पता चला ना कैसे बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होना चाहिए ना, तो है, तो देखो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 आया है, और आपने निकाला है कि भैया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कि जहाँ कोण डी है वहाँ सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि कोण ए और प्लस कोण डी की जगह सी, कोण सी बराबर 180, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो इसका और इसका योगफल अगर 180 आ गया, आमने सामने के कोणों का योगफल, मतलब वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही आसान है, इसको देखकर घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और बी पी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी, ए और डी, और कहाँ पर भाई, पी, पी यहाँ पर है और कहाँ पर, क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी, ए सी पी, ये वाला कोण, ये जो दिखा रहा है ना ये वाला, और कोण क्यू सी डी, क्यू सी डी, ये वाला कोण यहाँ पर बराबर है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, आसान है, पहले फिगर बना लेता हूँ। तो ये हम लोगों का फिगर बन गया है। देखिए, हमको दिखाना है कि जो ए सी पी है, मतलब ये वाला जो कोण है वो क्यू सी पी के बराबर है, मतलब इस वाले कोण के क्या है, ये वाला कोण, इसके हमको बराबर लाना है, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप इसमें रचना कर लो, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो रचना करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ए और पी नहीं है इसको मिला देते हैं, ऐसे, कोनो दिक्कत नहीं, इसको मिला देते हैं, और डी को क्यू से मिला देते हैं। इतना हम लोग क्या करेंगे, रचना कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने रचना में क्या किया, रचना में एपी तथा क्यूडी को मिलाया, यह न जी किया। तो आप कहोगे हाँ सर यही किया हमने, दोनों को मिलाया। तो जब हमने मिलाया इन दोनों को, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इसमें कुछ हमको कोड दिया भी था कि नहीं, नहीं दिया था ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोड ए बी पी है, कोड ए ना, कौन सा, बी और पी, ये वाला कोड, कोड ए बी पी, ये वाला कोड, और कोड ए सी पी, ए सी पी, ये वाला कोड, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो मेरी बात, ठीक है ना। तो देखो, जब मैंने इसको इससे मिलाया तो इससे बनने वाले जितने भी कोड होंगे, इस जीवा से बनने वाले कोड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस जीवा से कोड बन रहा है, यहाँ पे एक कोड बन रहा है और एक कोड यहाँ पर, तो हाई जो कोड सी होगा ना वो बी के बराबर होगा। तो बस इसका नाम लिख दो, दोनों का नाम। तो इन दोनों का नाम क्या है, इन दोनों का नाम है कोड ए बी पी। पहला कौन है, ए बी, और कौन है, ए बी पी, ये वाला कोड ए बी पी बराबर किसके होगा, कोड ए सी पी के। इस भुजा से बनने वाले सभी कोड आपस में क्या होंगे, बराबर। इस भुजा से कै ठे कोड बने हैं, दो ठे, कौन कौन, एक सी वाला कोड बना है ना, और एक बी वाला। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। ये वाला जो कोड बना है आपका, और एक ये वाला। अब इस भुजा को भी हमने मिलाया था, तो इस भुजा से जितने कोड बनेंगे वो भी बराबर। तो इस भुजा से ये कोड बने, ये वाला ये वाला, तो ये भी दोनों आपस में बराबर। तो लिखोगे कोड कौन सा, क्यू बी डी, ये वाला क्यू बी डी, कोड क्यू बी डी, ये वाला कोड बराबर किसके होगा, कोड क्यू सी डी के, क्यू सी डी ना, कोड क्यू सी डी के। इसको मानो समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब ध्यान दे देखना, अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ऐसे, ये देखो एक सीधी लाइन थी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा सही से खींचा नहीं है, ये जो लाइनियाँ है ना ऐसे गया सीधे ऐसे, ये एक ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे काटा है यहाँ पर। तो हाई वाला जो कोड होगा इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग थोड़ा सही से चित्र बनाइएगा। तो ई वाला कोड इसके क्या होगा, बराबर, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोड से, पता है ना, शीर्षाभिमुख कोड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोड ए बी पी, कोड ए बी पी, ये वाला कोड, कोड ए बी पी, ये बराबर होगा कोड किसके, इस वाले कोड के। तो ये वाला कोड कौन है, कोड क्यू बी डी। तो कोड क्यू बी डी कहाँ से भैया, शीर्षाभिमुख कोड, शीर्षाभिमुख कोण,
कोनो दिक्कत ना दिक्कत। अब देखो इसको मानो समीकरण नंबर 3, तो अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान से देखना। देखो ए बी पी ई क्यू बी डी के बराबर देगा। देखो ए बी पी ई वाला जो है ये क्यू बी डी के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हमको लाना था, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जब ई वाला इसके बराबर हो गया, जब ई वाला इसके बराबर होगा तो हाई वाला इसके भी बराबर होगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर बराबर तो होगा। तो लिखोगे अतः कोण ए सी पी बराबर होगा कोण क्यू सी डी के। यह लाना था हमको, यही आंसर। कौनो दिक्कत इसमें नहीं ना, चित्र सही से बनाओगे आराम समझ में आ जाएगा, आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन इधर है भाई। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पे स्थित है। मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजा बनाकर उससे वृत्त खींचना है। चलो खींच, देखिए हम लोगों का फिगर बन गया है। हमने क्या किया, दो भुजाओं से क्या किया, एक वृत्त खींचा है और हमको सिद्ध करना है कि जो इसका मध्य बिंदु, सॉरी क्या बोला था यहाँ पर आपका बुक, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद जो बिंदु है ना वो तीसरी भुजा पे स्थित है। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो कहने का मतलब जो इसका प्रतिच्छेद बिंदु है वो तीसरी भुजा पे स्थित है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताना है कि अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए सी डी है, एक अर्धवृत्त निर्भर करता है, आधा वृत्त है जो ए सी डी है ना, लिखेंगे चाप ए सी डी एक अर्धवृत्त है। लौक रहा है ना भाई, आधा वृत्त, इतना तक देख ही सकते हो। ये देखो अगर ध्यान से देखो तो ए सी डी, ए सी डी, ये ए सी डी आधा वृत्त है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर आधा वृत्त है। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, 90 का। तो लिखोगे कोण ए सी डी बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 का होता है, याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो इसी प्रकार कोण बी सी डी, कौन सा, देखो कोण बी सी डी, इहो का है आधा वृत्त में बना कोण है, तो इहो 90 का होगा। तो कोण बी सी डी बराबर कितना होगा, 90, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है ना। अब ये दोनों कितने हो गए, 90 90। अतः अगर हम निकालना चाहे कोण ए सी बी, ये वाला ना, कोण ए सी बी ये बराबर किसके होगा, इन दोनों कोणों का योगफल के ना। किसके होगा, कोण ए सी डी प्लस हाई वाला कोण, कोण बी सी डी, ठीक है ना। अब ये है 90 का, ये 90 का, तो कोण ए सी बी 180 आ गया। आया कि नहीं 180, क्यों क्यों आया, क्योंकि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है, ये आप जानते हो। तो लिखेंगे क्या, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ए सी बी एक सरल रेखा हो, जो कि आया है, एक सरल रेखा हो, अतः बिंदु सी रेखा ए बी पर स्थित है कि नहीं। जो दोनों बिंदु का है, कटान बिंदु है, दोनों बिंदु का कटान बिंदु है, बस आंसर। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत।
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन का, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि उभयनिष्ठ कोण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC, मतलब दोनों समकोण त्रिभुज बनाना है। सिद्ध कीजिए कि CAD बराबर CBD, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम दो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। सम देखो ये हमको दिया है ना, हमने क्या किया कि भाई दो त्रिभुज बनाया है, एक ये वाला त्रिभुज ABC और एक ADC, ये दोनों कितने का है, 90 के हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दे देखना। अच्छा मुझे एक बात बताना, जब इसके आमने सामने का योगफल 180 आ गया, मतलब जो कोण B है, क्या है, कोण B और प्लस कोण D, ये दोनों मिलाकर कितना आ गया भैया, 180। तो हम कह सकते हैं कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो यह एक है चक्रीय चतुर्भुज, तो बना लो। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए बस ऐसे आप क्या करो, मिला दो उसको। ठीक है ना, मिला देना आप लोग, थोड़ा समझ लेना, चक्रीय चतुर्भुज बनाना है इसको, क्योंकि भाई बन गया। तो इतना लिखने के बाद लिखना चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा, आमने सामने का योगफल 180 अंश है, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, जब चक्रीय चतुर्भुज है तो ये वाला कोण A भी, कोण A प्लस कोण C भी, ये कितना होगा, 180 अंश होगा। तो अतः जो कोण हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि CAD, तो लिख देंगे अतः, जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो लिखेंगे अतः जो कोण CAD है वो बराबर किसके होगा, कोण CBD के। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त द्वारा निर्मित कोण, देखो कौन सा, CAD, CAD ये वाला कोण, और कौन सा CBD, CBD ये वाला कोण, ये हमको क्या करना है, बराबर लाना है। तो ध्यान से देखना, CAD ये वाला कोण, फिर कौन सा, CBD ये वाला। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि एक ही वृत्त खंड द्वारा निर्मित कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः ये वाला जो कोण है इसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों क्यों, देखो क्योंकि अगर ध्यान दो, ई वाला जो CD वाला भुजा है, इससे इससे यो कोण बन रहा है, यो कोण। तो एक का जीवा से जब दोनों कोण बनते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है ना, देखो इसमें पहचानने के कैसे कि इक्का जीवा से बना, देखो इसमें भी C है, इसमें भी D है, इसमें भी C है, इसमें भी D है, ये दोनों भुजा है, तो बीच वाला कोण बचा, तो कोण A कोण D के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको लिख देना आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि एक जीवा से जो कोण हमारा बन रहा है वो क्या होगा भाई, बराबर होगा, क्योंकि CD से आपका कोण A भी बनेगा और हाई CD से आपका कोण B भी बनेगा। तो जब एक जीवा से दोनों परिधि पर कोण बनता है तो आपस में बराबर होता है, बस इतना जान लो। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्रित समांतर चतुर्भुज आयत होता है। मतलब हमको चक्रित समांतर चतुर्भुज बनाना है, मतलब एक चतुर्भुज बनाना है वृत्त में, और उस समांतर हो और उसको दर्शाना है कि वह आयत है। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख लिया है। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में
आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, तो लिखेंगे कि जो कोण बी है और प्लस जो कोण डी है, उन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। ठीक है ना? और क्या होगा? और आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। चक्री चतुर्भुज है ना? कौन सा चतुर्भुज है? सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज है तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। ठीक है ना? और समांतर है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे जो कोण बी है ना, वो डी की क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। इसका ऊपर वाला लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी ना, लिख लेना कि एबीसीडी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना? अब देखो, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लें और इसको 2। फिर क्या करेंगे कि जहां पर ये जो डी है वहां पर भी रख देंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा? या तो हाँ लिख लो। तो देखो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश है। या तो आप क्या करना कि लिख देना कि समीकरण 1 में ना, या तो रहने दो, इसी तरह लिख लो। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 है, तो हाई जहाँ डी है वहाँ बी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण बी प्लस डी की जगह भी कोण बी बराबर कितना? 180 अंश। तो दूठे कोण बी बराबर 180 अंश, काट दो 90 अंश। तो कोण बी बराबर कितना आ गया? 90। कोण बी बराबर कितना आ गया? 90। समांतर चतुर्भुज, अब देखो ये एक कोण हमारा 90 अंश तक आ गया ना, तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ABCD का का जो कोण बी है वो कितना आ गया? 90। अतः यह एक आयत है। अतः यह एक आयत है। अगर कोनो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, अगर आपने उसका एक कोण 90 लिया दिया तो समझ जाओ कि वह क्या है? एक आयत है। कब? जब वो समांतर चतुर्भुज रहेगा तब। अगर एक कोण 90 का ले दिया तो आप समझ जाओ कि वह क्या है? एक आयत है। ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है ना? तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तब, अगर नहीं आया तो आप जा सकते हो, कोनो दिक्कत मुझे नहीं है। और जो भी आपको कमी लगी मुझे कमेंट में बताएं कि सर यहाँ पर है। ठीक है ना? तो मैं उस कमी को दूर करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।